नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिसे जनता ने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, मान और सम्मान देकर देवी का दर्जा दे दिया। लेकिन बाद में जब जनता नाराज हुई, उन पर इल्ज़ाम लगे, लोगों ने उन पर चप्पल भी फेंकी, उनसे तरह तरह के सवाल किए। आपकी अदालत में आज ऐसी ही पर्सनैलिटी पर जनता का मुकदमा। साउथ इंडियन फिल्मों की सुपरस्टार खुशबू आपकी अदालत में हाजिर हो। जनता की अदालत में जनता है, जनता की जज और मुल्जिम भी। इससे पहले आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज सोनल मानसिंह इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू कीजिए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे ब्रीफ में खुशबू के फिल्म करियर पर। 15 साल पहले त्रिची में एक फिल्म स्टार के नाम पर मंदिर बनाया गया था। ये वही खुशबू हैं जिन्होंने तमिल फिल्मों की बदौलत देवी का दर्जा हासिल कर लिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में हीरो वेंकटेश के साथ खुशबू ने पहली तेलुगु फिल्म की। इसके बाद 1987 में वरुशम पतिनार ने इन्हें स्टार बना दिया। लेट शिवाजी गणेशन के बेटे प्रभु के साथ दूसरी फिल्म चिंता थम्बी ने खुशबू को सुपरस्टार बना दिया। इन दोनों की जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। खुशबू ने अपना करियर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर 8 साल की उम्र में द बर्निंग ट्रेन से शुरू किया था। सुनील दत्त के साथ फिल्म दर्द का रिश्ता में खुशबू की पहचान बनी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में खुशबू ने करीब 150 फिल्मों में काम किया और इन्हें फिल्मों में जबरदस्त सफलता मिली। जया टीवी पर खुशबू का गेम शो जैकपॉट तमिल टीवी का सबसे पॉपुलर शो है, लेकिन खुशबू कई दिनों से नेशनल हेडलाइंस में हैं प्री मैरिटल सेक्स को लेकर अपने रिमार्क्स की वजह से। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार खुशबू पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार खुशबू पर इल्जाम है कि ये मौका परस्त हैं। खुशबू जी, हमने आपके 150 फिल्मों के करियर की पूरी दास्तान सुनी, कैसे सुपरस्टार बनी। लेकिन ये सही है कि जब आपने फिल्में शुरू की थी तो आपको ये भी मालूम नहीं था कि फिल्म होती क्या है? बिल्कुल सही बात है। हिंदी फिल्मों से शुरुआत हुई थी 8 साल की उम्र में, जो अभी आप सबने देखा। उसके बाद 86 में साउथ में शिफ्ट हुई थे। फिल्मों में आना एक इत्तेफाक था। हेमा मालिनी जी की मामी जी थी, उन्होंने कहा कि एक फिल्मों में काम करोगी क्या? तो मैंने पूछा था उनसे क्या दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा चॉकलेट्स। वैसे चॉकलेट्स नहीं पसंद है, आइसक्रीम्स पसंद है। तो उन्होंने कहा ठीक है, रोज़ आइसक्रीम मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, काम करेंगे। एंड पहुंच गए स्टूडियो। अचानक एक दिन ऐसा देखा हमने कि आप मुंबई छोड़कर चेन्नई चलेंगे और वापस आपने मुंबई की तरफ मूव भी नहीं किया। जी, इट वॉज वे बैक इन 86। 84 से हिंदी फिल्मों में शुरुआत की थी। आई डिड क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स, जैसे मेरी जंग और जानू जैकी श्रॉफ साहब के साथ और गोविंदा जी के साथ तन बदन। लेकिन उनमें से कोई भी फिल्म नहीं चली एक्सेप्ट फॉर मेरी जंग। एंड मेरी जंग में अनफॉर्चुनेटली अनिल कपूर साहब की बहन का रोल किया था मैंने। तो आप इस बात से नाराज हुई कि आपको हिंदी फिल्मों में बहनों के रोल मिलने लगे? नहीं, उसके बाद तो वो ट्रेंड था ना कि एक बार बहन बने तो बहन जी बनते रहिए। तो नाराज़गी तो कोई बात नहीं, बिकॉज इट वॉज अ रॉन्ग मूव ऑन माई पार्ट एज अ करियर। तो नाराज़गी तो किसी से नहीं, लेकिन उस वक्त पर्सनल लाइफ में भी था कि मॉम एंड डैड वर पार्टिंग वेज। तो उस वक्त 86 में डी रामानायडू साहब एक तेलुगु फिल्म बना रहे थे जो मुझे यहाँ ले आए साउथ में। एंड तेलुगु फिल्म से मैंने अपनी फिल्म की शुरुआत की साउथ में। आप बहन के रोल छोड़ के हीरोइन बनने के लिए आई साउथ इंडिया में? मैंने आज तक किसी भी प्रोड्यूसर के दरवाजे पे जाके मुझे फिल्म में काम करने की एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा है। इट्स बीन माई लक। डी रामानायडू साहब भी जब बॉम्बे में आए थे, वो ढूंढते हुए मुझे आए थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, वेदर इट वॉज तमिल और कन्नड़ा और मलयालम, प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए थे। मैं आज तक किसी प्रोड्यूसर के दरवाजे पे जाके मुझे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए नहीं पूछा है। हमने सुना है कि फिल्म स्टार प्रभु ऐसे फिल्म स्टार थे जिनके दरवाजे पर आप गई कि अपने साथ हीरोइन बनवा लीजिए मुझे। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट प्रभु के साथ मेरी पहली फिल्म थी धर्मतिन तलेवन तमिल में। एंड वो भी एक इत्तेफाक था कि मैं किसी फिल्म शूटिंग के लिए स्टूडियो जा रही थी और ये रोड क्रॉस कर रहे थे कहीं जाने के लिए। तो मेरे जो उस वक्त जो मेकअप मैन थे, उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने पहली बार मुझे मिलवाया
कि ये लेजेंडरी शिवाजी गणेशन साहब के साहबजादे हैं एंड इनका नाम प्रभु है। ही इज़ अ वेरी बिग हीरो हियर। एंड उन्होंने मुझे देखा और इमीडिएटली वो ऑफिस में ही जा रहे थे, प्रोड्यूसर के ऑफिस में जा रहे थे, तो इमीडिएटली अंदर जाकर उन्होंने कहा आई जस्ट मेट वन गर्ल खुशबू करके, शी शूटिंग समय क्लोज बाय, इस कैरेक्टर की वो लड़की परफेक्ट होगी, आप जाके बात कीजिए। तो उस हिसाब से देवर फिल्म्स की जो मेरी पहली फिल्म थी धर्मतिन तलेवन, उस हिसाब से मुझे वो फिल्म मिली। तो अगेन इट्स लाइक लोग मुझे ढूंढते हुए, मैं किसी को ढूंढते हुए नहीं गई। लेकिन जो एक एक्सीडेंट से आपकी मुलाकात हुई प्रभु से, ये रोमांटिक मुलाकात में बदल गई? Much later, yes, Prabhu has been part of my life, I will not deny that. But it was much later, काफ़ी अरसे बाद। पहली फिल्म थी धर्मतिन तलेवन 87 में, and I think I was romantically drawn to him, or I was drawn to him somewhere around in 90s. और इतने रोमांस हद तक बढ़ गया था कि आपने एक बार आत्महत्या करने की सोची? बिल्कुल नहीं, आई एम टोटली अगेंस्ट आत्महत्या। मतलब मैं इतनी स्ट्रांग पर्सन हूँ कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आ जाएं, कोई भी इंसान को यह हक नहीं बनता है कि वो अपनी जान ले लें। तो ये जो अफवाहें उड़ी थी मैं आत्महत्या करने की, वो बिल्कुल गलत है। तो प्रभु का साथ आपने इसलिए छोड़ दिया कि उनके साथ फिल्में हिट नहीं हो रही थी? नहीं, सभी जानते हैं प्रभु शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे छोटे। एंड व्हेन यू लुक बैक, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन माय पार्ट टू इंट्रूड इन समबडी एल्सेस लाइफ। लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी खौफ है आपका अपने हस्बैंड पर और उनकी हीरोइनों पर। खौफ नहीं, आई थिंक कोई भी औरत को ये होगा, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं, एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं। तो मैंने देखा है किस तरह से लड़कियां अपने आप को फेंकती हैं। एक फिल्म अनाउंस होती है तो इमीडिएटली आप हमें इस फिल्म में लीजिए, किस तरह से फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस पास किए जाते हैं। तो एज अ वुमेन, एज बीवी होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते मेरे दिल में डेफिनेटली वो खौफ नहीं, इनफैक्ट एक काइंड ऑफ जेलसी तो डेफिनेटली पैदा होगी। अगर वो नहीं होगी तो देन आई डोंट लव माय हस्बैंड। आपको खौफ नहीं है, आपका खौफ है उन्हें? मेरा खौफ है उन्हें, हाँ वो शायद हो सकता है, बिकॉज द मिनट इनका चेहरा लोगों को नजर आता है, उसके बाद में मेरा चेहरा उनको थोड़ा मॉफ्ट भी हो या फिर प्रॉबेबली थोड़ा डिसफिगर्ड हो, लेकिन वो मेरा फिगर जरूर नजर आता है उनको। मैंने सुना है कि कोई हीरोइन उनके आसपास भटक रही हो, अगर उसे पता चल जाए खुशबू जी आने वाली है तो गायब हो जाती है। हो सकता है, मुझे पता नहीं। अगर ऐसी फीलिंग उनको है तो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि एक खौफ तो पैदा कर रखा है कि डोंट मेस अराउंड विद माय फैमिली। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं साउथ इंडियन फिल्मों की सुपरस्टार खुशबू पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम खुशबू पर। आपकी अदालत में फिल्म और टीवी स्टार खुशबू पर इल्जाम है कि इन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। खुशबू ये तो मानती हैं आपसे तमिल लोगों ने, तमिलियंस जितने लोग हैं उन लोगों ने बेहद प्यार किया आपसे, आपको सुपरस्टार बना दिया, इतना प्यार दिया कि आपके नाम पर एक मंदिर बनाकर आपको देवी बनाकर वहां बिठा दिया। जी मानती हूँ। ये भी आपको याद है कि लोगों ने आपके नाम पर साड़ियों के डिजाइन बनाए, जी आपके नाम पर इडली डोसे बनाए जी, आपके नाम पर दुकानें खोली गई, वाइन शॉप्स खोली गई, वो भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि लोगों ने आप पर चप्पलें फेंकी। जी बिल्कुल। आपको लगा नहीं आपने कोई गलती की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो गलती मैंने नहीं की है, अगर उसको गलत समझ के लोगों ने मुझसे नाराज़गी जायज़ की है, करने की कोशिश की है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू दैट। खुशबू जी, इल्ज़ाम यह है कि आपने तमिल समाज को अपमानित किया, आपने ऐसी बातें कही जिससे सब तमिलियंस की जो प्राइड है वो हर्ट हुई। मैं आज इस आपकी अदालत में एक ही सवाल पूछना चाहूँगी, जो भी कहता है कि मैंने तमिल या तमिलियंस के जो भावना के साथ जो मैंने खिलवाड़ किया है, वो एक बार कोई आके मेरे सामने प्रूव कर दे कि मैंने किस तरह से तमिलियंस की भावना के साथ खिलवाड़ किया है, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। जी। आपने प्री मैरिटल सेक्स के बारे में बयान दिया। जी। आपने कहा कि नो एजुकेटेड मैन शुड expect his wife to should be a virgin. Yes, I have said that, and I have said that in a context कि आज के जितने भी, आज का जो हमारा नौजवान पीढ़ी है या आज के जो men हैं, सब educated हैं, और आज के ज़माने में for me when it comes to virginity it's a tissue. Being physically attracted or being physically involved with someone जो है वो आपकी दिमाग के ऊपर है कि आप किसके साथ फिजिकल इन्वॉल्व होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। शादी से पहले होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, बिल्कुल अलग बात है। लेकिन मेरा जो स्टेटमेंट था वो इस कंटेक्स्ट में था
कि आज की जो औरतें हैं वो हर किस्म में आगे बढ़ रही हैं। वो स्विमिंग करती हैं, डांस करती है, बैले करती है, जिम्नास्टिक्स करती है, एंड जो हम वर्जिनिटी के ऊपर लेकर इतनी बड़ी बात करते हैं, वो आप मेडिकल टर्म्स में देखे जाए तो इट्स अ टिश्यू। तो जब हम इतना फिजिकल एक्टिव होते हैं तो वो टिश्यू फटने के चांसेस हैं। तो आप ये बताइए कितने मर्द शादी के सुहागरात के अगले दिन सुबह पूछते हैं कि वो यू वर्जिन या खून के निशान ढूंढते हैं बिस्तर पर, जो एक ज़माने में कहा जाता था कि शादी सुहागरात के दिन सिर्फ सफ़ेद चादर फैलाई जाती है एंड दूसरे दिन सुबह देखा जाता है कि वो लड़की कुंवारी थी या नहीं कुंवारी थी। आज के ज़माने में कितने लोग वो देखते हैं, शादी करने से पहले अगर कोई जाके अपनी बीवी से पूछता है कि इसके पहले मुझसे पहले तुम्हारे किसी और के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे? कोई पूछता है? यहाँ पर ऑडियंस बैठी है, इतने नौजवान बैठे हैं, आप लोग में से कितने लोग शादीशुदा हैं? शादी से पहले आप किसी भी अपनी बीवी से जाके पूछते हैं कि मुझसे पहले किसके साथ आपके जिस्मानी ताल्लुकात थे? कोई पूछता है? कोई पूछता है? नहीं, कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हम अपने दिमाग में ये रखते हैं कि मेरी बीवी मेरे लिए ठीक है, मेरी पत्नी जो है वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ है, शी इज एज प्योर एज गंगा और वॉट एवर यू से सीता। मेरा सवाल जो था इसी उसमें था, जो स्टेटमेंट दिया था कि नो एजुकेटेड मैन, एंड दैट्स व्हाई आई मेड इट क्लियर, नो एजुकेटेड मैन शुड एक्सपेक्ट हिज वाइफ टू बी अ वर्जिन बिकॉज ही नो शी इज सो एक्टिवली इन्वॉल्वड इन टुडेज वर्ल्ड कि जो टिश्यू है वो कभी भी फट सकता है। लेकिन आपने एक तरह से जितने तमिल पुरुष हैं उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने आज तक किसी भी स्टेट में मेरे स्टेटमेंट में तमिल बात ही नहीं निकली है, ना ही आई हैव गॉन एंड सेड एनीथिंग बट अगेंस्ट वुमेन। मैं खुद एक औरत हूँ, तो एक औरत होने की वजह से मैं एक औरत को कैसे नीचे गिरा सकती हूँ? मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी 2 लड़कियाँ हैं, तो मैं एक औरत को कैसे नीचे दिखा सकती हूँ? मैं भी किसी की पत्नी हूँ। खुशबू जी, जिस तरह की आपकी इमेज तमिल फिल्मों में बनी, एक सती सावित्री की, एक अच्छी महिला की, ऐसी महिला इस तरह के स्टेटमेंट दे, सेक्स लाइफ पर, सेक्स एजुकेशन पर खुलकर बात करे, शायद इससे लोग नाराज़ हुए हों? बिल्कुल नहीं। मेरा जो आप जो इमेज की बात कर रहे हैं वो मेरी फिल्मों तक है, लेकिन पर्सनली मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ। पर्सनली मैं एक वुमन हूँ, एक औरत हूँ, जिसे मुझे ज़िंदगी में किसी भी मैटर पे बात करने का पूरा हक बनता है। एंड इफ़ आई फील, अगेन इट्स माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर मुझे इस बात करने से मैं किसी इंडिविजुअल पे कोई उंगली नहीं उछाल रही हूँ या किसी इंडिविजुअल की जो भी कहते हैं आप असैसिनेटिंग ऑफ द कैरेक्टर नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरा हक बनता है मेरे स्टेटमेंट देने का। आई एम अ वुमन, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन एक कल्चर है देश की, संस्कृति है देश की, और ख़ासतौर से तमिल कल्चर का जिक्र उन लोगों ने बार बार किया कि तमिल कल्चर में इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? क्या तमिलनाडु में आप कहते हैं कि तमिलनाडु में वी डोंट टॉक अबाउट दिस? किसी को पता नहीं है? कम ऑन, तमिलनाडु किसी अलग दुनिया नहीं है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हम इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी देश में रहते हैं। सो माई स्टेटमेंट वॉज इन जनरल विद द सर्वे थ्रू आउट इंडिया, सिर्फ तमिलनाडु के ऊपर तो नहीं था सर्वे। कुछ भी, जब मान लीजिए आपने कुछ गलत बात नहीं कही, आपने जो कहा वो सही कहा, आप आज भी उसको स्टैंड करती हैं, तो फिर आप जया टीवी पर बैठकर रोई क्यों? पहले तो मैं इसलिए रोई कि मेरा गला बिल्कुल ख़राब था, आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी, बिकॉज उसी वक्त सुबह आई हैड फ्लोन डाउन फ्रॉम सिंगापुर। हम लोग 6 महीना प्लान करके, मेरे मियाँ को बहुत सालों बाद कन्विंस करके कि हॉलीडेज़ पे जाना है बच्चों के साथ, बच्चों की छुट्टियां हैं, क्रूज़ पे सारा ब्लॉक करके सब फिक्स करके, व्हेन 4 बजे का हमारा क्रूज़ था, वो लेने की बजाय यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होने की वजह से 2 बच्चों को वहाँ से 5 बजे की फ़्लाइट लेकर हम वापस हिंदुस्तान पहुँचे, बिकॉज आई थॉट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हियर टू फेस द सिचुएशन। और गला ख़राब था, और मेरा जो रोना इसलिए था कि वहाँ पर एक लफ्ज़ था सॉरी, एंड अगेन वहाँ पर मेरे स्टेटमेंट में जो था सॉरी, अगर किसी की भावनाओं को मैंने चोट पहुँचाई हो उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ, जो मैंने कहा है मैं उसके लिए नहीं माफ़ी मांग रही हूँ। मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर था। आप कह रही हैं कि मैंने माफ़ी मांगी भी, लेकिन जो कहा उसके लिए माफ़ी नहीं? बिल्कुल नहीं मांगी। अगर किसी की, क्योंकि लोग कह रहे थे उनकी भावनाओं को मैंने ठेस पहुँचाई है, और किसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई मुझे नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता। जो भी वहाँ पे मॉरल पॉलिसिंग कर रहे थे, जो लोग मेरे घर के बाहर गधों पे बैठ के एक मोर्चा लगा रहे थे, या झाड़ू उठा के भाग रहे थे, या स्लोगन्स शाउट कर रहे थे, या मेरे एफिजीज बर्न कर रहे थे, किसकी मोरालिटी को मैंने ठेस पहुँचाई? आज तक किसी ने मुझसे आके नहीं बोला कि आपने ये कहा या नहीं कहा, या आपका स्टेटमेंट मिस इंटरप्रेट किया गया था बाय द लोकल प्रेस के। और जो लोग, जो 2 पॉलिटिकल लीडर्स जो इस सब प्रॉब्लम के पीछे थे,
उनको भी पूछा जाए कि अगर उन्होंने बिल्कुल समझा कि मैंने किस कंटेक्स्ट में बात की है, या इंडिया टुडे का जो सर्वे था वो उन्होंने पढ़ा, वो लोग कहेंगे नहीं पढ़ा, एंड दैट्स अ फैक्ट, उन्होंने नहीं पढ़ा, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड ऑन एयर सिंगर हमने नहीं पढ़ा। तो आप किस मॉरल पॉलिसी की बात कर रहे हैं? किस मॉरल पॉलिसी को लेके आप इतना हंगामा खड़े कर रहे हैं? आप तो जनता पर इल्जाम लगा रही हैं कि बगैर सोचे समझे लोग इतने नाराज हो गए कि आपके पुतले जलाए, उन्होंने गधे निकालकर आपकी तस्वीरें बनाई। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में होता है कि जो कुछ लीडर्स अपने आप को लीडर्स कहना चाहते हैं, उनके पीछे लोग आंखें बंद करके, जैसे हमारी देवी के ऊपर पट्टी लगी हुई है, न्याय देवी के ऊपर पट्टी लगी, उस तरह से आंखें बंद करके आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड करते, दे जस्ट ब्लाइंडली फॉलो देम। उनमें से काफ़ी औरतों को, जो लोग मेरे अगेंस्ट खड़ी थी, झाड़ू लेकर खड़ी थी या चप्पल लेकर खड़ी थी कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हम तमिल औरतों को नीचे गिराया है, उन औरतों को बुला के ऑन एयर पूछा गया कि खुशबू ने क्या कहा है, कौन से मैगजीन में, वो सब नहीं पता हमें। बुला के मोर्चा लगाने को खड़ा है, हमारे लीडर ने बोला हम आके मोर्चा कर रहे हैं, कौन से मैगजीन में कहा है? ट्यूटोरियल इंडिया टुडे भी कहना नहीं आता था उनको। ट्यूटोरियल, व्हाट डज इट मीन? इट्स एब्सोल्युटली एट्रोशियस। लेकिन खुशबू जी, पब्लिक शायद ऐसी हो सकती है जिसको बात समझ ना आई हो, लेकिन आपके साथ खड़ी होने वाले एक भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ी। क्यों? पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं बोला। क्यों बोले? मेरा अपना प्रॉब्लम था, मैंने तो किसी से नहीं कहा आप मेरी मदद करो, मैंने आज तक किसी से एक्सपेक्ट किया कि कोई आके मेरे लिए खड़ा होगा। पीपल हु अंडरस्टैंड मी, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम, मेरे भाई, मेरे कुछ सच्चे दोस्त मेरे साथ उस वक्त खड़े थे। दैट वाज फाइन, दैट इज माय वर्ल्ड। मैं बाकी लोग मेरे साथ खड़े हों या नहीं हों, मैं उनके बारे में क्यों फिक्र करूं? लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता, जिनका इतना करीबी आपको माना जाता है, फर्स्ट उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन, लोग समझते हैं कि मैं हमारी चीफ मिनिस्टर के बहुत ही करीबी हूं। फर्स्ट, वो आज डेफिनेटली तोड़ना पड़ेगा। आई वर्क फॉर अ चैनल विच इज कॉल्ड जया टीवी, पीरियड। मेरा रिलेशनशिप वहीं ख़त्म होता है। मैं आज तक पर्सनल लेवल पर जयललिता मैडम से सिर्फ 2 बार मुलाकात कर चुकी हूँ, एक बार शादी के बाद और एक बार मेरी एक पहली बेटी होने के बाद, बस। बिकॉज आई हैपन टू बी अ डाई हार्ड फैन ऑफ हर्स, नॉट वॉट शी इज एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ लीडर, बट फॉर वॉट शी वॉज एज एन एक्ट्रेस। मेरी उनकी पर्सनल रिलेशनशिप, मैं उनके चैनल पे काम करती हूँ, आई एम अ पेड एम्प्लॉय देयर फॉर द चैनल एंड माई रिलेशनशिप एंड्स देयर। लेकिन आपको दुख नहीं है कि उन्होंने भी आपके सपोर्ट में एक सेंटेंस तक नहीं कहा? क्यों कहे? लोग ये क्यों पूछते हैं मेरे सपोर्ट में कोई जवाब दे या मेरे सपोर्ट में कोई खड़ा हो? क्यों खड़ा हो, मैं पूछती हूँ। अगर आप सही है, अगर सच्ची है, तो कोई तो आपके साथ खड़ा मैं होगा। सच्ची हूँ, मैं जानती हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं वो जानते मैं सही हूँ। अगर मैं सच्ची नहीं होती तो आज इतने लोग यहाँ नहीं होते, आप मुझे बुलाए नहीं होते यहाँ पर। आइए इन लोगों से पूछते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं आपसे। जी, सेकंड रो में। हाँ। खुशबू जी, ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपने दी है, जो कि एक नेशनल इशू बन गया है, इसको अगर आप स्लिप ऑफ टंग कह के अगर इसको ख़त्म करें हमेशा के लिए तो अच्छा नहीं रहेगा? क्यों? फिर मैं बाकी लोग को एक मौका दूं रिजॉइस करने का कि हम उसके अगेंस्ट जो हम पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और वो क्यों क्रिएट कर रहे थे वो सिर्फ उन्हीं को पता है जिन्होंने मेरे अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट किया। उनको एक जॉइस का टाइम नहीं मिलेगा, एक मौका नहीं मिलेगा कि फाइन, वो लोग चाहते यही थे कि जैसे ये प्रॉब्लम हो, खुशबू बिल्कुल टूट के एक पौड़ी में प्रॉबेबली बन के एक कोने में बैठ जाए, खुशबू वापस बाहर ना निकलें। शायद उनकी कोशिश यही रही है, और आज उन सब का प्रॉब्लम यह है कि खुशबू बिल्कुल नहीं है। दे थॉट खुशबू टू बी अ वेरी वीक पर्सन। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, खुशबू इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आज तो सबको पता चल गया कि खुशबू झांसी की रानी की तरह तलवार लेकर मैदान में उतर आई। तलवार नहीं है, ज़बान की तलवार। ज़बान की तलवार तो बिल्कुल अपना हक मांगने के लिए या अपना हक जताने के लिए, या हमने जो गलती नहीं की है वो अगर हमने गलती की है ज़बरदस्ती किसी के सामने पेश करने की कोशिश की जाए तो यस, मैं झांसी रानी भी बन सकती हूँ। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में हैं साउथ इंडियन फिल्मों की सुपरस्टार खुशबू। आपकी अदालत में अगला इल्जाम खुशबू पर। आपकी अदालत में फिल्म और टीवी स्टार खुशबू पर आरोप है कि ये जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। खुशबू जी, इतनी सुपरस्टार आपको बनाया साउथ इंडिया की जनता ने, तमिलनाडु के लोगों ने इतना प्यार दिया,
अब कहा जा रहा है ये कंट्रोवर्सीज आप जानबूझकर क्रिएट कर रही हैं क्योंकि अल्टीमेटली आप भी जयललिता की तरह राजनीति में आना चाहती हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे इंटरेस्ट है। लेकिन ये सच नहीं है कि आप अगर जया टीवी के साथ एसोसिएटेड न होती, आपका नाम जयललिता के साथ न जोड़ा जाता तो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी नहीं होती? ये प्रॉब्लम सिर्फ जो जया टीवी के ऑपोजिट के जो टेलीविजन चैनल है वहाँ पर खाली वो ही समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझता। आई थिंक इट्स अ हेल्दी प्रोग्राम। अभी नेशनली कितने चैनल्स हैं, लेकिन सिर्फ तमिलनाडु में क्यों 2 चैनल्स के बीच में झगड़ा होता है? अरे अगर चैनल्स के बीच में झगड़ा हो रहा है तो आप दोनों झगड़ा कीजिए ना। अगर मैं जया टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम होस्ट करती हूँ जो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है, पिछले 3 साल में द बिगेस्ट गेम शो टू एवर हिट साउथ इंडियन स्क्रीन, अगर वो है प्रॉब्लम है तो वो चैनल का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। व्हाई इज द ऑपोजिट चैनल हिटिंग एट मी? आप कह रही हैं कि सन टीवी ने जया टीवी से हिसाब चुकाने के लिए आपको क्रॉस फायर में हिट कर सन टीवी, आई एम एब्सोल्युटली क्रॉस विद सन टीवी बिकॉज वेरी क्लियरली जब ये बात बाकी चैनल्स में जो बात होती थी, एक्ट्रेस खुशबू या फिल्म स्टार खुशबू इस तरह से बात शुरू होती थी, लेकिन सन टीवी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग स्क्रोलिंग आते थे उनके सन नेटवर्क पर, चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर नहीं, सिर्फ उनका जितना भी तमिल में नेटवर्क है, सन नेटवर्क पे फ्लैश न्यूज़ स्क्रोलिंग आता था कि मेरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे मियाँ क्या कर रहे हैं। एंड एक वक्त ऐसा था कि घर में हम कोई नहीं थे। मेरी 75 साल की मेरी सासू माँ हैं जो हार्ट पेशेंट हैं। हम घर में कोई नहीं थे। बहुत बरसात हो रही थी मद्रास में, हम सब मेरे भाई के घर गए थे, लेकिन सुबह 8 बजे से दोपहर के 9 बजे तक सन टीवी न्यूज़ मेरे घर के बाहर खड़ा होके, मेरे बच्चे बरसात में खेल रहे हैं, मैं बालकनी से बच्चों को चिल्ला रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब फिल्म कर रहे थे, रोल कर रहे थे, फिल्म रिकॉर्ड कर रहे थे, और बच्चे मेरे और मैं, मेरे बच्चे, हम सब घर के बाहर निकले, वो रिकॉर्ड किया गया। और रात दोपहर के 2 बजे सिर्फ सन न्यूज़ को पता, एंड माइंड यू इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, सिर्फ सन न्यूज़ को पता था कि उस दिन मुझे समन आने वाला है। जैसे ही समन्स आए, मेरे वॉचमैन को धक्का देके मेरे घर में घुस के मेरी सासू माँ को धक्का देके दे वांटेड टू शूट समबडी एक्सेप्टिंग द समन्स। किसने उनको ये हक दिया? एंड जब मुझे ये पता लगा, मैंने सन नेटवर्क में फ़ोन करके उनके जो सीईओ के जो अंडर हैं उनसे बात की, तो वो कह रहे अच्छा ये हो रहा है, हमें नहीं पता, आप एक काम कीजिए, यू कॉल अप द चैनल, न्यूज़ चैनल पे फ़ोन कीजिए, वहाँ पे सो एंड सो एडिटर होंगे, आप उनसे बात कीजिए। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपके सन नेटवर्क से कोई मेरे घर में घुस के इस तरह से बदतमीजी कर रहा है एक बूढ़ी औरत के साथ, तो आप चैनल क्यों चलाते हैं? और उनको किसने हक दिया मेरे घर में घुस के मेरी सासू माँ के ऊपर हाथ उठाने का? लेकिन खुशबू जी, आप तो पब्लिक फिगर हैं। पब्लिक फिगर रोड पर हूँ, फिल्मों में हूँ, मेरे घर पर नहीं। मेरे घर पर बिल्कुल नहीं, किसी की भी इजाज़त नहीं है। मैं अपने घर पे किसी प्रेस के साथ नहीं मिलती हूँ, कोई फोटोग्राफ सेशंस नहीं होते हैं, ना ही मेरे घर पे मैं किसी भी टेलीविजन चैनल को बुला के मेरे घर पे इंटरव्यूज़ देती हूँ। हमारे घर पे कहीं भी आपको फिल्मी एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। वी लीड अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हमारी है, हम उसी तरह से जीते हैं। लेकिन आप ये नहीं मानती कि तमिलनाडु में जो 2 चैनल हैं, जया टीवी जयललिता का है, सन टीवी करुणानिधि की फैमिली का है, ये दोनों पॉलिटिकल राइवल्स हैं, डीएमके एआईएडीएमके की लड़ाई है। I'm not bothered about ADMK और DMK. My cross is with Sun TV. आपकी मेरी लड़ाई है कि मेरा प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। आपने मेरे अगेंस्ट एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जो वो भी अच्छा चल रहा है, आपका रीच ज़्यादा है, तो आपका प्रोग्राम भी, आपका गेम शो भी अच्छा चल रहा है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? जब मुझे नॉन बेलेबल वारंट दिया गया था, लोग ये जानना चाह रहे थे, स्क्रोलिंग जा रहा था, मॉर्निंग टिल इवनिंग उनके हर चैनल पे ये न्यूज़ जा रही थी, उनका इवनिंग न्यूज़पेपर है, उस पर हेडलाइंस थी, खुशबू को अरेस्ट किया जाएगा, या वो अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करेगी, या खुशबू कहीं भाग गई है, या मद्रास छोड़ के कहीं भाग गई है। मेरे दोस्तों के घर पे प्रेस पहुंचा था पूछने के लिए कि मैं उनके घर में तो नहीं छुपी हुई हूं, जबकि मैं घर पे थी। एंड जब मुझे लगा कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल यहाँ पे नहीं मिलने वाला है हाई कोर्ट में, एज अ वेरी ओबीडियंट सिटीजन आई वेंट एंड सरेंडर्ड माई सेल्फ इन द कोर्ट। टुडे जब आज कलानिधि मारन को जब आंध्रा कोर्ट से उनको जब नॉन अवेलेबल वारंट मिला जाता है, तो एक न्यूज़ नहीं आती उनके बारे में। क्यों? एक न्यूज़, आप सन नेटवर्क रखते हैं, आप इतना बड़ा चैनल रखते हैं, तो आप क्यों इतना बायस हैं? आपने ये क्यों नहीं स्क्रोलिंग में डाला कि कलानिधि मारन को नॉन अवेलेबल वारंट दिया गया है, या कलानिधि मारन अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करेंगे, या उनको आके अरेस्ट किया जाएगा? वाई यू आर फॉलोइंग मी? शायद इसलिए तो नहीं हो रहा कि जयललिता आपको स्टालिन जो डीएमके के करुणानिधि हैं उनके बेटे के खिलाफ खड़ा करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, ना ही मुझसे आज तक किसी ने ये बात की है, और सभी को पता है मैं वेरी क्लियर हूँ, बिल्कुल साफ हूँ।
मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। खुशबू जी, सब शुरू में यही कहते हैं जी। कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है जी। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है चुनाव लड़ जाते हैं। अभी जब इतना हुआ है, अगर मैं चाहती तो अभी घुस सकती थी, बट डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हमने मेरे तो सुना है कि जो असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं उनकी तैयारी में ही आप ये सब कर रही हैं। काश ये सच होता, थोड़ा तो मुझे पावर मिलता कि मैं जो चाहूँ बोलूँ। ये सवाल तो नहीं किए जाते मुझसे कि आप सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं तो सिर्फ आप एक्ट्रेस के हद तक ही बात कीजिए। एक्ट्रेस आर सपोज टू बी डम बिम्बोस, वो एजुकेटेड नहीं होनी चाहिए, दे शुड नॉट स्पीक देयर माइंड्स। एक्ट्रेसेस होती हैं जो हैं स्क्रीन पर दिखती हैं, यू आर डम सो यू बिहेव डम। एटलीस्ट वो तो नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में तो सिर्फ पॉलिटिशियंस को हक बनता है बात करने का या बात का पतंगड़ बनाने जो का। पीएमके के नेता हैं उन्होंने तो ये कहा कि खुशबू इस तरह से हमारी जो यंगर जनरेशन है उसको वासना के बारे में सिखा रही हैं। अगर मैं वासना के बारे में सिखा रही हूँ तो आपके जो सेंट्रल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? वाई आर दे प्रोपोगेटिंग अबाउट सेफ सेक्स? व्हाट इज दिस द गवर्नमेंट डूइंग प्रोपोगेटिंग सेफ सेक्स फॉर? इज इट ओनली फॉर एजुकेटेड पीपल? उन्होंने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये एक महाराष्ट्रियन लड़की है और साउथ इंडिया में आके तमिल कल्चर को ख़राब कर रही है। 20 साल से साउथ में रह रही हूँ, आज ही क्यों उनको ये सूझा कि मैं महाराष्ट्रन हूँ? आज ही क्यों सूझा? 20 साल पहले क्यों नहीं सूझा उनको? क्योंकि आपने 20 साल बाद ही ऐसी बात की है। 20 साल बाद मैं अभी बड़ी हूँ, आई एम 35 years old। 35 साल की उम्र में दो बच्चे पैदा करने के बाद अगर आज मैं बात नहीं करूंगी तो 60 साल की उम्र में बात करूंगी। प्रॉबेबली 60 साल की जब मैं उम्र में पहुंचूंगी तब तक कुछ और होगा जनरेशन, तब शायद मेरे विचार आज के हिसाब से नहीं होंगे। अगर आप 20 साल पहले मुझसे ये सवाल करते तो 20 साल पहले मैं इसका जवाब नहीं दे पाती। लेकिन इस बात पे कितनी सच्चाई है कि अगर आप जयललिता के साथ एसोसिएटेड नहीं होती तो शायद डीएमके के लोग, सन टीवी के लोग इस बात को इतना बड़ा इशू नहीं बनाते? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जस्ट बिकॉज इन सम वे मेरे एसोसिएशन एडीएमके की प्रेसिडेंट जयललिता जी से हैं इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ जा रहा है। लोग तो ये भी कहते हैं उन्हीं के स्टाइल में आप रहती हैं। अगर जयललिता के पास में हज़ारों साड़ियाँ हैं, हज़ारों जूते हैं, तो आपके पास भी 1000 साड़ियाँ हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे साड़ियों का बहुत शौक है, मैं ना नहीं कहती हूँ, बट प्रॉब्लली मैं जो साड़ियाँ खरीदती हूँ वो मैक्सिमम मेरे शूटिंग में इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए। और आप जो कह रहे हैं मेरा जो एक खुशबू साड़ीज़ एंड खुशबू बॉर्डर्स एंड अभी लेटेस्ट मेरा जो गेम शो के बाद खुशबू ब्लाउजेस, मैं नॉर्मल ब्लाउज पहन के जाऊँ तो लोग मुझे पूछते हैं आप जैकपॉट की तरह ब्लाउज पहन के क्यों नहीं आई हैं? मैंने कहा वो मेरा गेम शो है, मैं वहीं पर पहन सकती हूँ, नॉर्मल लाइफ में तो नहीं पहन सकती। लेकिन मैंने सुना कि इतनी साड़ियाँ, इतने ब्लाउजेज इकट्ठे हो गए हैं कि एक फ्लैट छोड़ करके बड़ा घर खरीदना पड़ रहा है उनको रखने के लिए। नहीं, बहुत सालों से मेरा और मेरे हस्बैंड का एक ड्रीम था कि हम खुद का एक बड़ा घर बनाएं। मैं तो ऑफकोर्स बॉम्बे की पैदाइशी मेरी, तो वी ऑल यूज्ड टू लिविंग इन फ्लैट्स। अभी भी एक बहुत ही बड़ा फ्लैट है हमारा, 2200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, हम सिर्फ 4 लोग रहते हैं, सो आई थिंक दैट्स क्वाइट स्पेशियस फॉर अस। लेकिन हमारा एक ड्रीम था कि खुद का घर बने, एंड अभी इतने साल बाद आज हम लोग वो घर बना रहे हैं, वो भी आराम से बना रहे हैं, क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि घर का पगार, ये घर का भाड़ा नहीं दिया गया है तो हमको घर के बाहर जाना है। तो हमारा घर 1 साल में बने या 2 साल में बने। मेरी जो साड़ियाँ जो कबर्ड में आती थी आज भी उसी कबर्ड में हैं। नई साड़ियाँ होंगी तो वो पुरानी साड़ियाँ बाहर निकलेगी बस डोनेशन में देने के लिए, लेकिन मेरा जो कबर्ड है वो काफ़ी है मेरे लिए। आप जयललिता से मुकाबला नहीं कर रही हैं साड़ियों और जूतों के? मैंने तो मैम को आज तक नॉर्मल एक क्रेप साड़ी और एक उनका जो ऊपर जो एक पहनती हैं वो एप्रन टाइप का, उसके अलावा तो मैंने आज तक उनको कोई भारी साड़ी पहनते हुए नहीं देखा, ना ही कोई ज्वेल्स पहनते हुए देखा है। जिस वक्त उनके घर पर रेड हुई थी कुछ साल पहले, उस समय ये पता चला था कि कितनी साड़ियाँ उनके पास हैं, कितने जोड़ी जूते उनके पास हैं, कितनी ज्वेलरी उनके पास है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आने के बाद करोड़पति नहीं बनी। आज भी जो उनका पॉइस गार्डन में जो इतना बड़ा घर है वो पॉलिटिक्स में आने के बाद नहीं खरीदा उन्होंने। शी वॉज द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस टू एवर हिट तमिल इंडस्ट्री, अ स्टार। आज मुझे सुपरस्टार कहते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से मुझे देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतनी बड़ी स्टार रह चुकी है, उस वक्त इतना कमाया है उन्होंने, तो क्यों ना हो? क्या ये जरूरी है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद ही इंसान कमाए? इससे पहले जो स्टार रह चुके हैं वो क्यों भूल जाते हैं? इतनी अच्छी बातें आप उनके बारे में कह रहे हैं तो आपको जरूर असेंबली का टिकट मिलेगा उनसे। असेंबली का टिकट मिले या ना मिले मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, बट आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली राइट। कल को आज आप मुझसे यहाँ बैठ के, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ लेकिन आज बैठ के मुझसे पूछा जा रहा है कि हज़ारों साड़ियाँ हैं, इतने चप्पल हैं, इतने जेवर है। कल को गॉड फॉरबिड जब आप कह रहे हैं
उस हिसाब से अगर मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं तो फिर यही कहेंगे ना कि पॉलिटिक्स में आने के बाद इतना बड़ा बंगला बांधा है, पॉलिटिक्स में आने के बाद रेड पड़ी तो इतनी साड़ियां और इतने जूते और इतने जेवर निकले। ये भूल जाएंगे कि मैं पहले स्टार थी और मैं अपना कंफर्टेबल लाइफ जी रही थी। स्टार पॉलिटिक्स में आने से पहले भी मेरे पास हजारों साड़ियां थी, पॉलिटिक्स में आने से पहले भी मेरे पास हजारों जेवर थे और काफ़ी चप्पलें जूतियां थी। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में हैं साउथ इंडियन फिल्मों की सुपरस्टार खुशबू। आपकी अदालत में अगला इल्जाम खुशबू पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार खुशबू पर आरोप है कि ये हर किसी से लड़ती हैं। खुशबू जी, तमिलनाडु की फिल्म कहते हैं जैसे हिंदी फिल्मों में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, उसी तरह से आप तमिलनाडु की एंग्री यंग वुमेन हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अमिताभ बच्चन द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन स्क्रीन, अगर उनके साथ मेरी तुलना की जा रही है तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैं किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ। आई हैव अ शॉर्ट टेम्पर, मैं उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करती हूँ। शॉर्ट टेम्पर भी इसलिए कि मुझे झूठ किसी भी किस्म का बर्दाश्त नहीं होता है। मेरा प्रॉब्लम हुआ है। क्या करती हैं जब गुस्सा आता है तो? उसी वक्त मैं दिल में कोई बात नहीं रखती। अगर कोई गलती है तो अगर आप हाँ मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दीजिए बोल दो तो मैं भूल जाऊंगी। लेकिन जो गलती नहीं की है उसके लिए अगर आप 10 झूठ बोलेंगे या गलती करके उसको वो झूठ को छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलेंगे, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं उसी वक्त बात करती हूँ। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ ऐसे लोग जिन्होंने माफ़ी मांगी और आपने माफ़ करने से इनकार कर दिया। तंगर बच्चन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनके बारे में आपने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, उनको बेचारों को फंसा दिया था, माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया था। नहीं, वो डिसीजन लिया गया था। हमारा जो एसोसिएशन है, साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन जो हमारा है, उसके उसमें हम लोग ने डिसीजन लिया था कि तंगर बच्चन को अपॉलॉजी डेफिनेटली देनी पड़ेगी, क्योंकि तंगर बच्चन का जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल ऐसा था कि जो भी एक्ट्रेस पैसा लेकर फिल्मों में काम करती है वो एक वैश्या है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अगर आप फिल्मों के साथ पैसा नहीं जोड़ोगे तो आप फिल्मों बनाने का हक नहीं है। अगर तंगर बच्चन कहें कि मैं फिल्में बनाता हूं लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटर से सिर्फ एप्पल लूंगा या सिर्फ पाइनएप्पल लूंगा, मैं सिर्फ या तो मैंगो सीजन आएगा तो सिर्फ मैंगो लूंगा लेकिन पिक्चर बेचने में पैसा नहीं लूंगा, तो काम चलेगा? तो तंगर बच्चन अपनी फिल्म बेच रहे हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं? वो भी पैसों के लिए फिल्म बेच रहे हैं। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी आपने छोड़ा नहीं उनको? उसके बाद उनका मुलाकात ही नहीं हुई, तो उनको छोड़ने की बात ही नहीं हुई थी। हम लोग का उनसे सवाल वहां पर ये पूछ रहा था कि आपने ऐसी बात कही कैसे? आप खुद एक एक्टर हो, तो मतलब जो आप एक्ट करते हो, आप एक कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, तो आप जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो आप बिना पैसों के करते हो? हम इस काम, हमारे लिए तो एक काम है ना, इट्स वर्क फॉर अस। तो कहीं भी काम करें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई अपना बिजनेस करे, पैसों के लिए हर इंसान काम करता है। तो हम भी फिल्मों में काम करते हैं तो पैसों के लिए ही करते हैं। तो हम एक्ट्रेसेस पे ये क्यों इल्जाम लगाया गया कि हम पैसों के लिए काम करते हैं इसलिए हम वैश्या हैं? तो मतलब आपके घर में आपकी बीवी बच्चे जो खाते हैं, जो फिल्मों से कमाते हो, तो फिर आप उनके बारे में क्या कहोगे? आपका गुस्सा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल गुस्सा, बिकॉज डेफिनेटली इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट व्हाट तंगर बच्चन हैड गिवन। एक मैगजीन ने आपकी तस्वीर छापी, उन्होंने कहा ये फेक तस्वीर है, मजाक में उन्होंने तस्वीर छापी, उनसे भी आप बहुत नाराज हो गई? जी, आप सिर्फ कहोगे 100% फेक विमेन यू विल नेवर एवर गेट टू सी, और उसके नीचे इतना घिनौना एक कैप्शन आप डाल दो और एक फोटोग्राफ फेक, जस्ट बिकॉज आपने कहा है 100% फेक है, उसको मजाक में ले देना चाहिए। तो पब्लिशर्स ने या एडिटर्स ने 100% फेक नहीं, 200 नहीं, 500% फेक डाल के अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन, उनमें से किसी एक की तस्वीर क्यों नहीं डाली उसमें? 100% फेक वो कह रहे हैं ना, डालना था ना, हिम्मत होती तो क्यों नहीं डाली? लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग ली खुशबू। बस माफी मांग ली, गला काट दिया, इंसान की कुर्बानी कर दी, उसके कंप्लीट कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया और माफी मांगनी, माफ कर दो। किसी के ऊपर से आप गाड़ी चला के निकल पड़े। जो उनके जो एडिटर है मिस्टर सुनील मेहरा, वो कहते हैं इट वाज एन एक्सीडेंट एंड वी अपोलोजाइज टू द लेडी। एक्सीडेंट, यू ब्लडी पे, सॉरी, यू एज वेल पे फॉर द डैमेजेस इफ इट्स एन एक्सीडेंट। एंड एक्सीडेंट कब होता है? जब आप बिना जानबूझ के आप एक्सीडेंट करते हो। लेकिन आप किसी के घर का दरवाजा खोल के, गेट खोल के, खड़ी हुई गाड़ी के बजा के पीछे से आप बिल्कुल गाड़ी को डैमेज कर दो और फिर कहो इट्स एन एक्सीडेंट, तो आप उन्हें माफ बिल्कुल नहीं करने वाले? बिल्कुल नहीं। उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस दर्ज कर गया है एंड ऑफ कोर्स मेरे डेफेमेशन सूट कल से शुरू हो जाएंगे। तब तो आपको एंग्री यंग वुमेन कहलाना कोई गलत बात नहीं होगी? Absolutely not. I'm fine. Angry young woman कह दीजिए, but at least you're saying young woman, so that's very happy. कुछ भी ये बताइए कि जब इतनी नाराज़गी हुई, जब पुलिस केस बना आपके ऊपर, लोगों ने चप्पल फेंके, अंडे फेंके, टमाटर फेंके, तो कहीं खौफ, कहीं डर लगा था आपको?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इन चीज़ों से अगर मैं डरना शुरू कर दूंगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जब डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, आपके पुतले जलाए गए, तो कहीं डर लगा आपको? बिल्कुल नहीं। आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता? मैंने सुना है कॉकरोच से बहुत डर लगता है आपको। हाँ जी, वो भी जो बड़े बड़े होते हैं ना, फ्लाइंग वाले, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से सफाई मांगी साउथ इंडियन फिल्मों की सुपरस्टार खुशबू पर। हमने खुशबू से पूछा उनके कंट्रोवर्शियल बयानों के बारे में, खुशबू से हमने पूछा उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस के बारे में, हमने खुशबू से पूछा कि आखिर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। इस मुकदमे पर आज जनता की तरफ से फैसला सुनाएंगी क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह। समाज को तो मैं कहूँगी थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे देश के कलाकार लोग आज भी इतने सतर्क हैं, सजग हैं, विचारशील हैं, खुशबू जी की तरह निर्भीक हैं। उनकी सच्चाई और उनका खुलापन उभर के बाहर आया है। उनके विचार एकदम साफ हैं, निजी विचार हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, मया ही सर्वम जेतव्यम अहम जेयो न केनचित, उपनिषद का वाक्य है। मेरे से ही सब जीता जाएगा, कोई मुझे जीत नहीं पा सकेगा। तो ये खुशबू खुश ही रहें, खुशबू की खुशबू चारों ओर और प्रसरे, महकती रहे, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक विचारों के क्षेत्र में हो। खुशबू जी अपनी खुशबू के साथ महकती हुई बाहर आई हैं और इनको हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहेंगे कि वो इसी तरह आगे बढ़ती रहें, अपने विचारों को प्रकट करती रहें। इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि जिस हिम्मत से खुशबू ने इस तूफ़ान का सामना किया, अपनी ज़िंदगी में आए हुए तूफ़ान का, उसी हिम्मत से अपनी वो बात कहते रहें। और जैसा सोनल मानसिंह ने कहा कि खुशबू की खुशबू समाज में फैलती रहे, लोगों को दिशा दिखाते रहे। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।